ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग देखें कहाँ तक। लास्ट क्लास ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया था 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसी को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं, ठीक है, मिरर फार्मूला। इसको हम लोग कैसे प्रूफ किया था, तो फोर्थ केस ऑफ कॉन्केव से प्रूफ किया था, सी और एफ के जब बीच में अपन रख रहे थे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन के साथ, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए मिरर में जो मैग्नीफिकेशन है वो दो तरह का है, एक लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। दो तरह का मैग्नीफिकेशन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन को याद कैसे रख रहे हैं, इसका डेरिवेशन इसी मिरर फार्मूले से आया था, ये मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, HI हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ -v/u, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, LI/LO, ठीक है, वो लेंथ के टर्म्स में होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा इमेज के बारे में, जैसे कॉन्केव से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे समझिए C है, F है और फोर्थ केस से ही ले रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है पीछे C के पीछे में इमेज बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इमेज कहाँ बन रहा होगा, C के पीछे। तो इस तरह का मैग्नीफिकेशन में जिसमें वो ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, ट्रांसवर्स फॉर्म में, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, जिसमें खड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालते हैं विच इज़ -v/u। लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट लेटा हुआ हो, लाइक ये F, ठीक, सपोज दिस इज़ F एंड दिस इज़ C, तो ये खड़ा नहीं होके ये सपोज लेटा हुआ है ऐसे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी लेटा ही बनेगा लेकिन बड़ा छोटा बन सकता है। दैट मैग्नीफिकेशन विच इज़ इन टर्म्स ऑफ वो हॉरिजॉन्टल वाला, तो उसको हम लोग कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालने का तरीका क्या है, आप इसको दो पार्ट में बांट लीजिए, जैसे इसको A और B कह लीजिए, ठीक है, ये हेड वाले पार्ट को A कह लीजिए और टेल वाले पार्ट को B कह लीजिए। तो उसी का जो इमेज बन रहा होगा, इसी पॉइंट का जो इमेज बन रहा होगा वो यहाँ पे बन जाएगा A', B'। A यहाँ है तो A' यहाँ होगा। ये जो A', B' है और ये AB है, इसके लिए आप दो बार इसको एक पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है, इसको एक पॉइंट समझिए, उसके लिए आप V निकालिए, ये U पता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में V निकल जाएगा। लेट्स टेक दिस U', तो आपका V' निकल जाएगा। यहाँ पे इसको U" कहिए तो ये जो B' है ये V" निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल में हम लोग यहाँ पे दो बार लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक हेड के लिए और एक टेल के लिए। क्वेश्चन हम करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा मैं हेड टेल क्या कहना चाह रहा हूँ, दो बार लगाने का मतलब क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये तरीका ये तब लगाना है जब आपका जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ठीक है, ये जो लेटा हुआ है ये ठीक ठाक है, ठीक है। ठीक ठाक कहने का मतलब है कि U के रिस्पेक्ट में, U बोले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है U के रिस्पेक्ट में, अगर इसका लेंथ AB का जो लेंथ है वो ठीक ठाक है, ठीक है, डिटरमाइन किया जा सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ये लगा रहे होंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर बहुत छोटा है तो इमेज का भी लेंथ बहुत छोटा बनेगा। तो उस केस में हम लोग LI और LI/LO का जो फॉर्मूला निकालते हैं वो निकालते हैं -v²/u²। इसको याद रखिएगा, LI/LO लेंथ ऑफ द इमेज बाई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, है ना, फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स वी अप्लाई -v²/u², ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं लेना चाहूँगा LI/LO से ही, जो कि -v/u² आया है, कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में चलने लगा है, दौड़ने लगा है, उसमें कुछ वेलोसिटी आ गया है, तो अगर वेलोसिटी आ गया है तो उस समय हम लोग के पास एक रेशियो आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -v²/u², ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन पे आते हैं। यहाँ पे जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो छोटे वाले m से किया जाता है, ठीक है।
इसको MT कह सकते हैं, मतलब मैग्नीफिकेशन ट्रांसवर्स वाला, और ये जो आ रहा है ये ML मैग्नीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल वाला। यहाँ पे याद रखिएगा ये MT जो है, MT अगर इक्वल है 1 के इक्वल का मतलब है कि जो इमेज बना है उसका साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के एकदम इक्वल है, साइज़ इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट के। और अगर M का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब मैग्नीफाइड है, बड़ा बना है, ठीक है। और M की वैल्यू अगर 1 से छोटी है का मतलब वो छोटी डिमिनिश्ड है, ठीक है। M अगर नेगेटिव है, समझिएगा, जैसे M की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है इन्वर्टेडनेस को, कि वो उल्टा बना है। और जो चीज़ इन्वर्टेड होता है, याद रखिएगा, जो भी इमेज इन्वर्टेड है वो रियल भी होगा, दिस इज़ वेरी श्योर, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, इरेक्ट, और हर इरेक्ट इमेज वर्चुअल भी होगी, ठीक है। हर इरेक्ट इमेज जो होगी वो वर्चुअल भी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये मिरर पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे सारा क्लैरिटी के लिए। क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स में, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आपको अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी कोई टॉपिक करें तो न्यूमेरिकल ज़रूर लगाएं, छोटा ही आसान सही लेकिन न्यूमेरिकल ज़रूर लगाएं। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े, तो मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़े। मैग्नीफिकेशन क्या था कि मैग्नीफिकेशन 2 तरह का है सर, एक लीनियर वाला और एक लॉन्गिट्यूडनल वाला, ठीक है। लीनियर वाला को क्या बोल रहे थे, M = HI/HO ही हो, और लॉन्गिट्यूडनल वाले को क्या बोल रहे थे, LI/LO। इसका 2 केस बता रहे थे। फॉर लार्जर के लिए हम लोग 2 बार यूज़ करते हैं मेथड, और स्मॉलर के लिए हम लोग डायरेक्टली -v²/u² लगाते हैं, ठीक है, ओके। और इसी को -v/u लिख रहे थे ऊपर वाला, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है, जब कन्वेक्स मिरर कह रहा है तो अपन ऐसा बना रहे होंगे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ होगा, लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, तो रेडियस हैज़ बिन गिवन 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सर, रेडियस का आधा बोले तो 15। क्या पॉजिटिव होगा, यस, क्योंकि लाइट नेगेटिव से आता है और जाता कहाँ है, पॉजिटिव के पास, तो इस तरफ सारा पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, रेडियस भी इधर ही होगा, और इस तरफ तो पॉजिटिव, तो ये कितना होगा, +15, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, बाई हाउ मच डज द इमेज मूव, बोल रहा है इमेज कितने से मूव कर जाएगा, है ना। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द मिरर थ्रू 15, तो अगर इसको पहले 40 पे था, अब 15 और खिसका दिया इधर, मतलब पहले इधर था तो किधर बन रहा था देख लीजिए, जब इसको 15 आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा तो किधर बनेगा, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए डाटा के हिसाब से, तो सबसे पहले फोकल लेंथ हमको पता है, रेडियस का आधा था, 15 था। फिर यू के बारे में गिवन था, शिफ्ट, ओके, तो एफ दे दिया था पॉजिटिव का 15, यू जो है हम लोग क्या ले रहे होंगे, माइनस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस तरफ रख रहे हैं, है ना। तो आपको पता है लाइट जिधर से आता है वो नेगेटिव और जिधर को जाता है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरफ है तो u को अपन नेगेटिव ले रहे होंगे। यहाँ से v कितना निकलेगा, लेट्स कैलकुलेट v। तो 1/f = 1/v + 1/u। अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, तो 1/15 = 1/v के जगह पे क्या लिख रहे हैं, नहीं पता, u के जगह पे लिख रहे हैं -40। इसको अगर इधर भेज रहे हैं तो 1/v क्या स्टैंड हो रहा है, देखिए 1/15 + 1/40। एलसीएम अगर ले ले तो कितना आ जाएगा, 15 और 40 का, तो 15 और 40 का एलसीएम 60 नहीं 40 120 आना चाहिए। देखो 5 से दे रहे हैं 3 8, ठीक है, 24 5 = 120, 15 8 = 40 3 = तो ये कितना आ रहा है, 11/120, ठीक है,
11/120। 15 और 40 का एलसीएम क्या आ रहा था? 5 8 ज़ा 3 ज़ा 8 0 24 24 5 ज़ा 120, ठीक है। और इधर 8 टाइम्स में और इधर 3 टाइम्स में, 8 और 3 11। तो v कितना आ रहा है? 120/11, ठीक है। इतना सेंटीमीटर आ रहा है। v आया हम लोग का 120/11 सेंटीमीटर। तब जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पे? 40 पे। नाउ सेकेंड सिनारियो क्या है? बाई हाउ मच डज इमेज मूव? v कितना मूव करेगा? v का मूवमेंट पूछ रहा है, v कितना शिफ्ट कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया गया है 15 सेंटीमीटर से, मतलब जो सेकेंड सिनारियो है उसमें जो u डैश लिख लेते हैं इसको, u डैश जो होगा वो कितना है? 15 और आगे आ गया है, मतलब पहले जो 40 पे था और 15 आगे आ गया है। तो 40 माइनस 15 कितना होगा? 40 माइनस 15 आपका 25 होगा। लेकिन हम लोग u डैश को लेके आ रहे होंगे -25, ठीक है, साइन के साथ। ओके, यहाँ पे v निकालना है। f तो चेंज होगा नहीं क्योंकि मिरर चेंज नहीं हो रहा है, तो f तो सेम रहेगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे v डैश हम लोग को निकालना है, तो फिर वही लगा रहे हैं 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v। डैश डैश लिख ले रहे हैं। 1/f की जगह पे 15, u डैश की जगह पे -25 और v डैश की जगह पे v डैश। तो ये कितना हो जाएगा? 25 को अगर इधर भेज ले तो 1/15 प्लस 1/25 इजिकल्स टू 1/v डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो जो v डैश आएगा, देखो 15 और 25 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? तो 15 और 25 का एलसीएम निकाल लिया जाए 5, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 15 5 ज़ा 75। तो 75 एलसीएम आ रहा होगा, ये 5 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो ये क्या आ जाएगा? 1/v डैश विच इज़ 8/75। तो अगर v डैश निकाल रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा? 75/8, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट जो सेकेंड सीन के लिए कर रहे थे वो कितना है? 1/v डैश आया था कितना? 5 + 3/75 विच इज़ 8/75। तो अगर v डैश लिखे तो कितना आ जाता? 75/8। तो पहले v था इतना, अब v हो गया इतना। तो इन दोनों में आपको समझ आ रहा सेपरेशन है, यही सेपरेशन लिखना था कि इन दोनों का सेपरेशन क्या है। तो आपको समझ आ रहा है ये वैल्यू जो है वो बड़ा है, ये छोटा है। तो जो v का मूवमेंट होगा, v जो मूव्ड होगा उसको क्या लिख रहे होंगे? v माइनस v डैश विच इज़ 120/11 माइनस 75/8। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 88, इसको 8 टाइम्स कर रहे होंगे, 12 8 ज़ा 96 0 माइनस इसको 11 टाइम्स कर रहे होंगे तो 11 7 ज़ा 75 को 11 से जब करेंगे तो 5 7 5 7 5 12 1 कैरी 1 8 825। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग के पास कितना आ जा रहा होगा? 25 और उधर 35, 135/88 सेंटीमीटर। तो इतना मूवमेंट आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कन्वेक्स मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ f, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है जितना क्वेश्चंस लगा पाए अभी उतना क्वेश्चंस लगाइए। इसको देखिए फटाफट। कन्वेक्स मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ f। कन्वेक्स मिरर बात कर रहा है। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f/2, ठीक है, फ्रॉम पोल। फाइंड आउट द पोजिशन, मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कन्वेक्स का केस है तो मैग्निफिकेशन का बात कर रहे हैं तो 1 से छोटा ही होगा क्योंकि उसमें हमेशा 2 केसेस था, दोनों केस में छोटा ही आया था, तो मैग्निफिकेशन तो 1 से छोटा ही होगा। और नेचर आपको पता है वो सीधा बनता था, सीधा बोले तो इरेक्ट, और जो चीज़ इरेक्ट बनता है वो वर्चुअल भी होता है। सॉल्व करके देखते हैं डाटा क्या बता रहा है। देखिए फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f/2, तो u को हम लोग क्या ले रहे होंगे? f/2। पॉजिटिव का या नेगेटिव का? तो नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स के केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को, या कनकेव के केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं, और इस तरफ रखने का मतलब हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि लाइट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है,
इसको याद रखिएगा, साइन कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे साइंस में बहुत फंसते हैं। ओके, v कितना होगा, तो फिर वही मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह पे f ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। v के जगह पे नहीं पता, और u के जगह पे क्या लिख रहे होंगे हम लोग, u के जगह पे लिख रहे होंगे -f/2। 2 जब ऊपर चला जाएगा तो कैसा दिख रहा होगा, 1/v प्लस प्लस नहीं माइनस ऑफ 2/f, ठीक है। v निकाल रहे हैं, 1/v क्या हो जाएगा, 1/f प्लस ऑफ 2/f, ठीक है। ये जो है इसको सॉल्व करके इस तरफ लिखे, ठीक है ना। 1/f 1/v माइनस ये था, तो इसको मैंने इस तरफ भेज दिया 1/f के पास, विच इज़ प्लस 2/f। तो LCM f ही आ रहा है और ऊपर में 3 आ जाएगा। तो v अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, f/3। तो जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, f/3 पे। मैग्नीफिकेशन के लिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन आपको पता है HI/HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज़ -v/u। माइनस v के जगह पे क्या रख रहे होंगे, f/3, ठीक है। क्योंकि जो इमेज बन रहा होगा वो तो इस तरफ होगा, विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर। तो डाटा भी ये सजेस्ट कर रहा है कि इसका आंसर पॉजिटिव जो आया है का मतलब उस तरफ बना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग u लिख रहे हैं, u यहाँ पे क्या था, -f/2, -f/2। माइनस माइनस कट रहा है और एफ भी कट रहा है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 0.66। 0.66 का मतलब क्या है, 1 से छोटा है और पॉजिटिव है। 1 से छोटा और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा, पहली बात। और पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये सब बात हो गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन से आप बहुत कुछ समझे होंगे, ठीक है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्केव मिरर का बात किया है, जिसका फोकल लेंथ दे दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हम लिख रहे हैं 15 सेंटीमीटर। अच्छा, 15 सेंटीमीटर जो होगा इस तरफ, इसका जो रेडियस होगा, सारा पार्ट जो होगा वो इस तरफ होगा, और आपको पता है लाइट भी इधर से ही आएगा, तो ये वाला पार्ट सारा कैसा होगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ भी कैसा ले रहे होंगे, नेगेटिव। टू हैव अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 3, मैग्नीफिकेशन कितना चाहिए, 3। तो मैग्नीफिकेशन बता दिया है कि मैग्नीफिकेशन चाहिए 3। अब 3 पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए वो यहाँ पे बता रहा है, रियल इमेज, ठीक है। आपको पता है रियल इमेज जो होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के केस में मैग्नीफिकेशन कितना ले रहे होंगे, -3, ठीक है। और वर्चुअल के केस में आपको पता है जो भी इमेज बन रहा होगा वो होगा इरेक्ट, और इरेक्ट में मैग्नीफिकेशन होगा +3, ठीक है। तो इस केस से हम लोग को क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट प्लेस। तो ऑब्जेक्ट प्लेस बोले तो यहाँ से u निकालना है और यहाँ से एक बार u निकालना है, दोनों का u हम लोग को निकालना है। कॉन्केव में आपको पता है कॉन्केव का 6 केस होता था, ठीक है। पहला वाला जो केस होता है उसमें तो छोटा बनता है, दूसरा वाला केस में थोड़ा ठीक ठाक बनता है, डिमिनिश्ड, तीसरे वाले केस में सेम साइज बनता है, फोर्थ वाले केस में बड़ा बनता है, और 6th वाले केस में भी बड़ा बनता है। सर 5th केस नहीं बताए, 5th केस में ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, ठीक है। 3 टाइम्स अगर आपको मैग्नीफिकेशन चाहिए तो 3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन मतलब ठीक ठाक मैग्नीफिकेशन, वो या तो 4th केस से आ रहा होगा या तो 6th केस से आ रहा होगा। 4th केस में याद रखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होता था, मतलब ये वाला कौन सा केस होगा, तो ये 4th केस होगा। केस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में आपसे केस भी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल्स देके केस पूछ लेगा कि इसका डायग्राम बनाइए। तो आप समझिए कि मैग्नीफिकेशन से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं किसी केस को। और यहाँ पे वर्चुअल वाला जो बात है वो वर्चुअल कौन सा केस होगा, 6th केस। और कनकेव मिरर में केवल एक ही केस ऐसा होता था जो कि वर्चुअल होता था, और वो कौन सा केस था, 6th केस। तो ये डायरेक्ट भी जज कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा, मैंने हिंट दे दी है। यहाँ पे आइए, क्या बोल रहा है, अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, एक कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे, अलॉन्ग बोल रहे हैं मतलब उसी पे एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है जिसका 5 सेंटीमीटर, रॉड जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो सपोज दिस इज द रॉड, ओके,
दिस इज़ द रॉड ऑफ ए बी जिसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15, और आपको पता है फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर का हम लोग लेते हैं वो माइनस में लेते हैं, -15 इन सच अ वे दैट एंड क्लोजर टू द पोल इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो आपको समझ आ रहा है ए और बी है, पोल के करीब कौन होगा, तो सर पोल के करीब ए है, तो ए जो है उसकी दूरी जो पी से है दैट इज़ ए पी कितना है 30, लेकिन हम लोग क्या ले रहे होंगे नेगेटिव का 30, क्योंकि लाइट इधर से आता है तो ये पूरा एरिया नेगेटिव लेंगे और जाएगा जो वो पॉजिटिव हो रहा होगा, ठीक है। तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी हो जाएगा -30। ये यूँ कह लें कि ए का जो डिस्टेंस है पोल से, ठीक है, इसको ए का डिस्टेंस कह रहे हैं, ए का डिस्टेंस वो कितना है -30 सेंटीमीटर। बी का डिस्टेंस हमको अगर निकालना ही हुआ तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो बताइए ये अगर 30 पे है तो बी कितना पे होगा 35 पे, है ना, 5 इस तरफ और होगा तो वो होगा -35 पे, ठीक है। तो ए के बारे में पता है, बी के बारे में पता है, तो ए के लिए आप एक बार वी निकाल लीजिए, बी के लिए वी निकाल लीजिए, ठीक है, वी और वी भी निकाल लीजिए, और वहाँ से हमको पता चल जाएगा लेंथ ऑफ इमेज क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो इमेज के बारे में तो सबसे पहले हमको क्या क्या पता है समझिए, सॉल्यूशन में आ रहा है। फोकल लेंथ तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। वी ए निकालने के लिए हमारे पास यू ए होना चाहिए। यू ए बोले तो यू का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ए कह रहे हैं मतलब ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना है, तो वो 30 है, जिसको हम लोग साइन के साथ -30 ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए वी ए निकल रहा होगा। इसी तरह से दूसरे केस में -15 सेंटीमीटर वी बी निकालेंगे, और यहाँ से यू बी जो लिख रहे होंगे वो कितना होगा -35 सेंटीमीटर। तो आपको समझ आ रहा है ये कौन सा वाला केस है सर, तो ये आपका स्टैंडिंग केस नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला केस है, ठीक है। ये कौन सा केस है, लॉन्गिट्यूडनल वाला केस है। और लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग क्या करते हैं, 2 बार, है ना, 2 बार हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो 2 बार यूज़ कर रहे हैं, 1/f = 1/v + 1/u, और इधर में ये a के लिए यूज़ कर रहे हैं, 1/f = 1/vb + 1/ub, ठीक है। f की जगह पे रख रहे हैं, सारा वैल्यूज़ रख रहे हैं, 1/-15 = va नहीं पता है, va ही तो निकालना है, और ua की जगह पे -30, ठीक है। इसको इस तरफ भेज ले तो ये नेगेटिव है, ये इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये क्या दिख रहा होगा -15 + 1/30 = 1/va। एलसीएम ले ले तो 1/va कितना आ जाएगा, देखिए 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। इधर ऊपर में 2 हो जाएगा -2, और इधर +1, -2 + 1/30, विच मीन्स ये ऊपर में कितना हो जाएगा -1 और नीचे में 30, तो वी ए कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा 30/1 नेगेटिव का, या -30 सेंटीमीटर, ये वी आ गया। इसी तरह से वी बी कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 1/-15, वी बी के जगह पे मैं रख रहा हूँ, अच्छा वी बी तो निकालना है, यू बी के जगह पे रख रहे हैं -35, 1/35 इस तरफ भेज रहा हूँ अगर, तो 1/VB जो आएगा वो कितना आएगा 1/35 - 1/15, ठीक है। 35 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे, 35 और 15 का एलसीएम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 35 15 5 टाइम्स 3 7 21 5 105, तो ये 1/VB जो आ रहा होगा वो होगा 105 इसके कितने बार में आ जाएगा 3 टाइम्स में, और इसमें 7 टाइम्स में, ठीक है। तो ऊपर कितना आ रहा है -4/105, ये 1/VB आ रहा है, तो VB कितना आ जाएगा, VB आ जाएगा 105/4 नेगेटिव का, ठीक है। जिसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 4 से अगर डिवाइड दे तो 4 2 ज़ा 8, 2 और 5 6 बार में, 0.10 आ रहा होगा 2 बार में, 205 बार में, तो ये आ रहा है -26.25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका VA जो है, VA कितना आ गया है -30 सेंटीमीटर,
एंड हाउ मच वी बी इज़, तो वी बी आ गया है -26.25। इसका मतलब समझिएगा कि जो ए बी था, अगर इस तरफ ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, ये 30 पे था, ये 35 पे था, तो जो इमेज बन रहा है वो इमेज का वी ए वाला जो पॉइंट है वो 30 पे बन रहा है, ए वाला जो पॉइंट है वो 30 पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 30 पे, और जो बी वाला पॉइंट है वो 26.25 पे बन रहा है, 26.25, और ये 30 पे। तो अगर मुझे लेंथ निकालना होगा तो लेंथ कैसे निकालूंगा, 30 माइनस 26.25, तो लेंथ ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, 30 माइनस 26.25, विच मीन्स इधर कितना हो जाएगा 0.75 और 3, तो 3.75। तो आप समझिए बात को कि जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ था वो कितना था 5 सेंटीमीटर का, इमेज का लेंथ कितना है 3.75। अगर मैग्नीफिकेशन कोई निकालने बोलता तो हम लोग यहाँ से मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते थे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या आ जाता, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता 5 और लेंथ ऑफ इमेज में क्या लिखते 3.75। इस तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एल आई बाई एल ओ, ली लो, ठीक है, ओके। तो हम लोग मिरर वाला फार्मूला से 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u से 2-3 क्वेश्चंस देखें, ठीक है। फिर मैग्नीफिकेशन पे हम लोग शिफ्ट किए हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन में हम लोग समझे 2 तरह का मैग्नीफिकेशन होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ठीक है, जो कि एल आई बाई एल ओ होता है, और एक v/u माइनस v/u वाला, जिसको हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन या ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझे थे, एल आई बाई एल ओ वाला, इसमें डबल बार फार्मूला लगाया जाता है, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो, ठीक ठाक हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो, जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो मैं बता रहा था एल आई बाई एल ओ क्या हो जाता है -v²/u², ठीक है। और एक चीज़ कि अगर ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, तो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसका जो इमेज होगा वो भी चल रहा होगा, दोनों का स्पीड में भी वेरिएशन होगा। तो vi/vo जो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, भी -v²/u² होता है। इस पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पढ़िए, एन ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, नेगेटिव में ले रहा हूँ क्योंकि इस तरफ इसका फोकल लेंथ होगा। फिर फोकल लेंथ एज शोन इन द एज शोन, यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ था वो कुछ ऐसा था कि ये इधर से 20 सेंटीमीटर पे था, ये 2 मिलीमीटर का है, और ये इधर से 20 सेंटीमीटर पे था, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है -15। तो u कितना हो जाएगा बताना, u जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर नेगेटिव का होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो इसका हेड पार्ट भी है और टेल पार्ट भी है, लेकिन हेड और टेल में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, 2 मिलीमीटर का है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है तो आप समझ रहे हैं कि एल आई बाई एल ओ में हम लोग क्या लगा रहे होंगे, एल आई बाई एल ओ के लिए 2 बार फार्मूला ना लगा के एक बार में -v²/u² लगाएंगे। u तो पता है, इमेज के बारे में नहीं पता, तो पहले इन दोनों के डाटा से v निकाल लेते हैं। 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह पे -15, v की जगह पे नहीं पता, ये -20, इस तरफ बुला लिया जाए अगर तो क्या हो जाएगा, ये 1/-15 प्लस 1/20 इजिकल्स टू 1/v। तो 1/v कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा होगा, 15 और 20 का 60, 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये -1/60, विच मीन्स जो v आ रहा है वो कितना आ रहा है -60 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होगा, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली -v²/u²। v² बोले तो सर -60 का स्क्वायर, u² बोले तो -20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो माइनस तो बाहर खड़ा ही रहेगा, 60 का स्क्वायर 3600, 20 का स्क्वायर 400, तो ये कितना आ रहा है 9, -9,
ठीक है, Li/LO। माइनस क्या बताना चाह रहा है कि इन्वर्टेड है, और 9 टाइम्स है मतलब कि 9 गुना बड़ा बना है। ठीक है, तो अगर ये 2 मिलीमीटर का था तो जो इमेज बना है वो इसके 9 टाइम्स ज़्यादा बना है, मतलब 18 मिलीमीटर का बना होगा। ओके, करेक्ट। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेलोसिटी के ऊपर है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो कितने कैसा स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ कन्वेक्स मिरर, मतलब एक कन्वेक्स मिरर के इस तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी अपन पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, यू नॉट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है मतलब यू नॉट। वी नॉट के बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, यही निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, दिस इज टू बी फाउंड आउट। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर। फोकल लेंथ कितना दे दिया है, 4 मीटर। इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो दिस वुड बी पॉजिटिव। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन द कार इज एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर। कार कहाँ पे है, तो कार जब 6 मीटर अवे है तब उसका क्या होगा। ठीक है, तो यू के बारे में हमको दे दिया है कि कार कहाँ पे था, 6 मीटर पे था। तो अगर कार यहाँ पे था, यू इफ़ यू यहाँ पे है, तो उस समय इमेज कहाँ बन रहा होगा, क्योंकि यू पता होगा, वी पता होगा, तो हम लोग डायरेक्टली वेलोसिटी के लिए vi/vo, वी नो क्या होता है, -v²/u²। यू तो पता है, वी नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पता है, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डाटा ऐसा कुछ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, और वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये डिराइव करके आता है, डेरिवेशन अभी काम का नहीं, डेरिवेशन नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले u है हम लोग के पास, v निकालना है। v कैसे निकालेंगे, तो f पता है, u पता है, v हम लोग निकाल सकते हैं मिरर फार्मूला से। 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह पे 1/4 इजिकल्स टू 1/v नहीं पता, u के जगह पे क्या रख रहे होंगे, u समझो, u तो हमेशा इधर ही होगा, है ना, इस तरफ। तो u का साइन हम लोग क्या लेके चलेंगे, -1/6। इसको जब इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/6 इजिकल्स टू 1/v। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, इधर 3 और इधर 2, 1/v। ये क्या हो जाएगा, 5/12। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12/5। ठीक है, 12/5 मीटर पे आपका इमेज रखा हुआ है। अब अगर इसको यहाँ पे, इस डाटा को यहाँ पे रखे v का वैल्यू, तो देखिए vi/vo क्या आ रहा है, v का स्क्वायर मतलब 12/5 का स्क्वायर, u का स्क्वायर बोले तो -6 का स्क्वायर। ठीक है, v पॉजिटिव क्या दर्शाना चाह रहा है कि जो इमेज बना है वो इस तरफ कहीं बना है। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो क्या आ रहा है, लेट्स सी। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। नीचे होगा, ये दोनों साथ में आ जाएगा। 36 इसको काट सकता है, 36 को डायरेक्ट अगर काटे 36 के 4 टाइम्स में ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -4/25। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए, ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा, इसको इधर 4 इंटू कर लो और इधर भी 4 कर लो। फ़ायदा क्या होगा, ऊपर में -16 और इधर 100, तो ये कितना आ जाएगा, 0.16। ठीक है, तो ये 0.16 आ रहा है। vi/vo आ रहा है अपने पास -16/100। अच्छा, हम लोग को क्या पता था, vo पता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है जो कि 5। तो इस 5 को अगर उधर भेजो मैं, ठीक है, ये जो 5 है, 5 अगर उधर जाएगा तो कैसा दिखेगा, vi वुड बी -16/100 इंटू 5। इसको ये काट रहा है 20 बार में, तो -16/20 विच विल बी 8। तो 0.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो जैसा ऑब्जेक्ट का स्पीड है और जैसा इमेज का स्पीड है, दोनों में फ़र्क है। ये ऑब्जेक्ट इधर जाता हुआ दिख रहा है,
और इमेज इधर आता हुआ शिफ्ट आता हुआ दिख रहा होगा, पहली बात। इसीलिए आप देखोगे मिरर्स में लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर जैसा आपको दिख रहा है वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये स्पीड पे एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। ओके, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर ड्वेलिंग इनटू न्यू थिंग कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? तो रिफ्लेक्शन का मतलब हम लोग समझे क्या था, बाउंसिंग ऑफ लाइट का बाउंस हो जाना। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, बेंडिंग, लाइट का बेंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन कब? व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट का बेंड हो जाने का जो फेनोमेना है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। सपोज यहाँ पे एक ग्लास, ठीक है, और ऊपर में एयर। अब लाइट जब ऊपर से नीचे जाती है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल 90 डिग्री, इंसिडेंट लाइट आई। अब जब इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये ग्लास हमने क्यों लिया है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लूँ, ओपेक ऑब्जेक्ट ले लूँ, तो लाइट जो यहाँ से बेंड अंदर घुसेगा ही नहीं। लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए सबसे पहली बात कि ये जो मीडियम होना चाहिए, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जैसे प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया, ऑयल्स हो गया, जिसके अंदर लाइट घुस सकता है। अब आप यहाँ पे ईंटा लगा दी, ईंटा में कैसे लाइट अंदर जा रहा हो? तो आई होप आप समझ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन कब होएगा, जब अपना जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। और लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बेंडिंग शो करता है। बेंडिंग क्यों शो करता है? तो क्यों का जो कारण है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी की अलग अलग जगह पे जो डेंसिटी है ना, जो घनत्व है, जो मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है वो अलग अलग होती है। जैसे हवा में जो मॉलिक्यूल्स है और जो ग्लास में मॉलिक्यूल्स है, दोनों में फ़र्क हो। ग्लास की मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे लोग भीड़ ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट अपने कम हो जाएगा। तो अगर स्पीड कम होगा तो आप बताना, अगर स्पीड कम हो रहा है तो वो नीचे की तरफ जाएगी या उड़ेगी? तो ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ जाएगी सर, है ना, गिरेगी नीचे की तरफ। अगर स्पीड होता तो उड़ जाता, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, एयर और ग्लास में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो ग्लास की डेंसिटी जो होगी एयर से ज़्यादा होगी। डेंसिटी जो होगा ग्लास का वो एयर से ज़्यादा होगा, जिसके चलते क्या होगा, लाइट जो होगा वो शिफ्ट होगा नीचे की तरफ। और जब मैं नीचे कह रहा हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कह रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर से फिगर बना रहा हूँ, ये इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल लाइट, ठीक है, कोई अगर नहीं होता तो ये तो ऐसे चला जाता, ठीक है। इफ़ देयर वाज नो मीडियम, यहाँ पे ग्लास ना होता तो क्या होता, तो ये ऐसे चला जाता सर। लेकिन ग्लास है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, स्पीड कम होगा, येस, तो ये उड़ेगा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कहा जाता है क्या कि जब आप लेस डेंसर से मोर डेंसर की तरफ आए, इसको रेयरर भी कहते हैं। रेयरर से जब हम लोग डेंसर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, रेयरर से जब डेंसर की तरफ मूव करते हैं तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर ये उल्टा होता, सपोज यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, लेकिन लाइट अब की बारी इधर से नीचे से जा रहा है, ग्लास वाला नीचे और एयर वाला ऊपर, या यूँ कह लो कि ऊपर ग्लास है, समझो, ऊपर ग्लास और नीचे एयर, लाइट ऊपर से आ रहा है, ग्लास से आ रहा है, समझो। अगर ग्लास से लाइट आ रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ग्लास में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ग्लास में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, एयर में मॉलिक्यूल्स कम, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे स्पीड बढ़ गई होगी। और स्पीड बढ़ेगा तो वो थोड़ा आगे उड़ के जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। मतलब ये अगर कोई नहीं होता तो ऐसे जाता, बट मीडियम है,
ठीक है, ऊपर ग्लास है नीचे एयर है, तो वो नीचे नहीं झुकेगा, दिस इज़ रॉन्ग, वो थोड़ा नॉर्मल से अवे चला जाएगा, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब डेंसर से चीज़ें रेयरर की तरफ जाती हैं तो जो लाइट होता है वो कहाँ जाता है, कहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा तिरछा भागता है। ठीक है, तो सबसे पहला और बेसिक चीज़ ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे समझिएगा, आप समझ गए कि एयर से जब ग्लास में जा रहा है, एयर से जब ग्लास में जा रहा है लाइट, तो लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, और ग्लास से एयर में जा रहा है, ठीक है। डेंसर से जब रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ये वाला जो एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, अगेन दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड। ठीक है, जब समझिएगा रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो एंगल आई जो है वो कम है। ठीक है, एंगल आई से और आर में अगर कंपेयर करें तो एंगल आई बड़ा होता है आर से, और इस तरफ में एंगल आई और आर में कंपेयर करें तो एंगल आर जो होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, एंगल आर इज़ ग्रेटर इन केस ऑफ डेंसर टू रेयरर, एंगल आई इज़ ग्रेटर इन केस ऑफ एयर टू ग्लास वाले केस में, रेयर टू डेंसर वाले केस में। यहाँ पे भी दो लॉज है, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट लाइट, ठीक है, नॉर्मल लाइट, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड, ये तीनों सेम प्लेन पे, ठीक है, एक ही प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन पे ही होगा या वाई जेड प्लेन पे ही होगा या जेड एक्स प्लेन पे ही होगा, तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। आई एन और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, इसका जो दूसरा बात है वो क्या है कि इसमें एक लॉ आता है जो कि क्या बोलता है, जिसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है समझिएगा, जैसे जैसे हम लोग आई बढ़ाएंगे, समझिए, जैसे जैसे ये आई बढ़ता, ये एंगल यहाँ पे आई है, आई को अगर मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो आर वाला भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आई और बढ़ेगा आर और बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा आई बढ़ा आर बढ़ा, आई और आर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी को देख करके इक्वल नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। रिफ्लेक्शन में ये दोनों इक्वल होता था, आई और आर जो होता था वो सेम होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो सेम नहीं होता है। तो उसका रिलेशन क्या निकाला गया, रिलेशन देखा गया कि जो आई और आर तो सेम नहीं होता है, लेकिन उसका जब साइन के टर्म्स में लिया जाता है, ठीक है, साइन का आई और आर को जब देखा गया तो वो देखा गया वो सेम होता है। तो कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि एंगल साइन आई इज इक्वल्स टू साइन एंगल आर। दिस इज सेकेंड लॉ। सो सेकेंड लॉ साफ सुथरा भाषा में ये कहना चाहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन is equals to angle of incidence of angle of refraction of sine, they are equal, ये दोनों इक्वल है। या इसी को दूसरे शब्द में कहा जाए तो कि जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो थोड़ा मोड़ा काम का है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस मेंस में बन जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है हमेशा ज़ीरो होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट इज ज़ीरो। यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड वाला लॉ जो है, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग के बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि एंगल आई एंगल आर इक्वल नहीं है, लेकिन साइन के टर्म्स में वो दोनों इक्वल है। ठीक है, साइन के टर्म्स में वो दोनों इक्वल है। अब बताओ अगर ये साइन आई ज़ीरो है तो क्या साइन आर भी ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन आई ज़ीरो का मतलब क्या, इस तरफ ज़ीरो, तो इस तरफ ज़ीरो रखने के लिए साइन आर को अपने को ज़ीरो रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सपोज़ ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, 0 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कैसा होगा, 0 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, ये आई वाला लाइन और ये आर वाला लाइन, आई 0 डिग्री पे है तो आर भी 0 डिग्री पे है। फॉलोइंग आई साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर।
ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था कि जो रेशियो है साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अगर इसी चीज़ को हम लोग समझ गए कि ये जो बेंडिंग वेंडिंग हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो सर स्पीड जो है वो बदल जा रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं तो क्या समझ आता है, समझिएगा कि ये एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1, और ये मीडियम 2 है सपोज, ये और ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से लाइट सपोज मीडियम 2 बड़ा है तो ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन झुक गया, ठीक है। अगर ये झुक जा रहा है, यहाँ से लाइट ऐसे आ रहा है और ये लाइट झुक जा रहा है, अगर सपोज ऐसा हो रहा है क्योंकि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। आप समझो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, मॉलिक्यूल ज़्यादा, और मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिश्ता कैसा हो गया, उल्टा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम। जैसे डायमंड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि लाइट का जो स्पीड है वो 2.42 कम हो जाएगा, 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा एज़ कंपेयर टू एयर। मतलब एयर में जितना भी टाइम्स जा रहा है उससे 2.42 टाइम्स वो कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगा। मतलब दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। अब इससे और इससे एक इम्पॉर्टेंट लॉ निकलेगा, यही इम्पॉर्टेंट लॉ है, यही स्नेल्स लॉ है, लेकिन स्नेल्स लॉ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट वे है देखने का स्नेल्स लॉ का, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन का वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही कनेक्ट कर रहा है आपको किससे, स्नेल्स लॉ से, ठीक है। और स्नेल्स लॉ आपको बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह इसका काम आएगा, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो स्नेल्स लॉ का काम आएगा। समझिएगा स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, साइन आई बाई साइन आर इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट। ये तो ठीक है, ये तो बच्चे लेवल पे ठीक है, लेकिन आपको जो इसका मेन अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होना चाहिए, μ1 μ2, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन आई और साइन आर, इन चारों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे आया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलेशन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और समझ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो सर दिस इज़ अ रेशियो, ठीक है, किसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ या तो स्पीड, ठीक है, स्पीड का है, मेनली स्पीड का ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। दो मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट कैसा है उसका जो रेशियो बता रहा है, ठीक है, उसका जो रेशियो बता रहा है उसको कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, का मतलब क्या है कि 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट कम है डायमंड में विथ कंपैरिजन टू एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कनेक्ट कैसे कर रहे थे, साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और अगर इसी को स्पीड के टर्म्स में लिख रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन 2, ठीक है। मतलब ये एक चीज़, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आई वाला, ये आर वाला, यहाँ पे स्पीड, इसको स्पीड आई वाला होगा, 1 वाला होगा फर्स्ट मीडियम, और ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे 2 वाला। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 2। लेकिन आपको पता है ये म्यू से कैसे कनेक्टेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे कनेक्टेड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा रिश्ता है। मतलब यहाँ 1 2 आया है तो यहाँ पे 2 1 आएगा, ठीक है। तो पूरा मैं लिख रहा हूँ म्यू 2 1 का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 2 और इसी को साइन आई बाई साइन आर। म्यू 2 1 को ही हम लोग लिख सकते हैं क्या, कैसे रीड कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो इसको और इसको जब मिला रहे हैं तो मेरा स्नेल्स लॉ का एक्चुअल फॉर्म जो हमें याद रखना है, साइन आई बाई साइन आर, वो तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है तो समझिएगा, ये म्यू 1 इधर और साइन आर उधर, तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को आपको डायरेक्ट जब याद रखना है तो इस तरह से याद रखना। कैसे कैसे क्या क्या किए एक बार बता रहे हैं आपको। ये समझना है कि साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, ओके। स्पीड ऑफ लाइट के जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट है, तो दोनों का कुछ तो रिलेशन होगा,
ठीक है। साइन आई स्पीड ऑफ लाइट इन 1, साइन आर स्पीड ऑफ लाइट इन 2। और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 आएगा। इसी को हम लोग अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो म्यू 2 बाई म्यू 1 लिख लेंगे। ये और ये डायरेक्ट कनेक्ट होके ये आ रहा है जो कि इस फॉर्म में दिख रहा है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ डायरेक्टली अगर स्नेल्स लॉ आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन मैथमेटिकली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक टॉपिक है जो कि आगे कनेक्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप क्या समझिए, म्यू 2 1 का मतलब क्या है, म्यू 2 बाई म्यू 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 2 और साइन आई बाई साइन आर, ये सब एक दूसरे तीसरे चौथे से सब कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ म्यू 2 और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मान के चलना है वो एयर के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे लिखा हुआ म्यू ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कुछ नहीं है, मतलब वो एयर के रिस्पेक्ट में। इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। जब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर होता है या किसी के नहीं होता है तो मान लिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं उसको अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे म्यू 1 लिख दिए, का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, कुछ नहीं है का मतलब यहाँ पे क्या है, एयर, ये याद रखना है। और एक चीज़, म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1 अगर मैं कर दूँ तो ये 1 आएगा। कैसे, सोचो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 1। इसको क्या लिख रहे होंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 2। ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको समझो म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सपोज ऑयल, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल दिया हुआ है 2.3, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है म्यू ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। आप कुछ नहीं करोगे, इसको ऐसा लिख दोगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा कि म्यू 1 2 पता था, म्यू 2 1 निकालना है, तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, तो ये दोनों इस तरह से भी कनेक्ट होता है। तो आई होप आप ये समझ रहे होगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो आता है एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट का। ठीक है, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप जब पानी में किसी नींबू को, बॉल को या पेंसिल को जब देखते हो तो वो वैसा नहीं दिखता है जैसा होता है, थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखता है। जैसे आप वॉशरूम्स में जब देखते होगे कि कोई मग है, ठीक है, तो मग आपको थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा छोटा जैसा दिखता है। ये ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि होता किसके चलते हैं, रिफ्रैक्शन के चलते हैं। तो रिफ्रैक्शन के चलते बहुत सारी चीज़ होती है, जिसका दो इम्पॉर्टेंट है, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट। तो एपरेंट डेप्थ का तो डेरिवेशन भी पूछता है, तो लेट्स ड्वेल इनटू एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है? एपरेंट का मतलब होता है झूठा, ठीक है, कि वो डेप्थ एक्चुअली है नहीं, वो डेप्थ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो डेप्थ आपको दिख रहा है ड्यू टू टू मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स के चलते आपको जो डेप्थ दिख रहा है उसको एपरेंट डेप्थ कह रहे हैं। जैसे इसको डिराइव कैसे कर रहे हैं समझिएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट निकल रहा है ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल भी ऐसे ही बनता, तो आपको पता है 0 डिग्री पे अगर निकला है तो 0 डिग्री पे जाएगा। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या, आप किसी चीज़ को अंदर से देख रहे हैं, अंदर से जो चीज़ है वो दिख रहा है, अगर वो दिख रहा है तो उससे लाइट निकल रहा होगा। पहला लाइट रे हम लोग सीधा ले ले रहे हैं,
ठीक है। दूसरा लाइट रे ऐसे मार रहा है इस कुछ एंगल पे, यहाँ का नॉर्मल ऐसा होगा, ठीक है। सपोज दिस इज़ वाटर और दिस इज़ एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान रहे हैं और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का वो आपको पता है वो तो 1 होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ समझो एयर और विथ रिस्पेक्ट टू नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ मतलब वो भी एयर होगा, तो समझ आ रहा है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो 1 हो जाएगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया जाता है 1, ओके। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेके चल रहे हैं और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको 1 लेके चल रहे हैं। लाइट पहला ऐसे गया है, ठीक है। दूसरा लाइट जो है यहाँ पे आई है, तो आपको पता है ये डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो नहीं कुछ होता तो ऐसे चला जाता, बट मीडियम चेंज हो रहा है और मीडियम वो हल्के मीडियम में जा रहा है, रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड करेगा, ठीक है, ओके। इस लाइन को जब हम लोग पीछे ला के खींचते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये यहाँ कहीं दिखता है। तो अगर ऊपर से कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसको ये वाली डेप्थ नहीं दिखेगी, दिस इज़ द रियल डेप्थ, दिस इज़ द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, लेकिन रियल डेप्थ उसे नहीं दिखेगी, उसे ये डेप्थ दिखेगी जिसको मैं छोटे डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली डेप्थ दिखेगी जिसको एपरेंट डेप्थ कह रहे हैं। तो एपरेंट का मतलब क्या है, झूठा डेप्थ। किसके चलते आ रहा है, 2 मीडियम्स के चलते आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, आर। अगर ये एंगल आर है, समझिएगा, ये एंगल आर है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल आर, तो क्या ये भी एंगल आर होगा, सोचो, ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर, किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो है ये दोनों सेम होगा, तो ये आर है तो दिस वुड बी ऑल्सो आर। ये अगर आई है, ठीक है, ये इंसिडेंट जो हुआ है ये आई है, तो ये भी कैसा होगा, आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा, जहाँ से प्रूफ आएगा वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये आई और ये आर, ठीक है। तो मैं जब tan आई लगाऊं, tan आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो tan आई जब मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इसको कह लेते हैं AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रियल डेप्थ, ठीक है। और जब tan R लगाऊं मैं, tan R, तो tan R क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा AD और एपरेंट डेप्थ जिसको स्मॉल डी कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बार स्नेल्स लॉ लगाऊँ, स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, ठीक है। sin i मतलब फर्स्ट मीडियम वाला, sin r मतलब सेकंड मीडियम वाला। तो इधर से इधर लाइट जा रही है तो मैं μ1 इस तरफ का यूज़ करूँगा जो कि म्यू है, और sin i की जगह पे सिर्फ sin i लिख रहा हूँ। μ2 कहाँ होगा, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और ये sin r है। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से ये बात याद रखिएगा जो कि हम लोग आगे भी यूज़ कर रहे होंगे, कि साइन थीटा और टेन थीटा छोटे एंगल्स पे अपना फंक्शन को छोड़ के चला जाता है। मतलब फॉर वेरी वेरी स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स। तो हम लोग भी जो डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स वी कैन से म्यू साइन आई गॉन, साइन गॉन, तो यहाँ पे आई बच जाएगा और यहाँ पे 1 है, आर की साइन आर की जगह पे सिर्फ आर लिख दे रहे हैं। क्या आई के जगह पे ऊपर से क्या, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से आपको समझ आ रहा है, ये भी टेन भी छोड़ के चला जाएगा, तो एंगल आर जो होगा वो ए डी बाई छोटा डी, और यहाँ पे जो आई होगा वो ए डी बाई आर डी, ठीक है। तो आई के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डी बाई रियल डेप्थ, और आर की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, ए डी बाई छोटा डी। ए डी साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि जो छोटा डी आ रहा है जिसको एपरेंट डेप्थ कह रहे हैं वो क्या आता है, तो छोटा डी जो है इसको मैं उधर भेज रहा हूँ ऊपर, रियल डेप्थ बाई म्यू, ठीक है। तो ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, तो ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ बाई म्यू, ठीक है। म्यू आपको पता है, म्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, है ना। 1 सिर्फ एयर के लिए होगा और बाकी सब के लिए मीडियम
घना होगा तो उसका जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और आपको पता है नीचे अगर 1 से बड़ा टर्म है तो डी जो होगा वो कम आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रियल डेप्थ से कम होता है एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ओके। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एपरेंट डेप्थ पे, अ टैंक इज़ फिल्ड विथ अ वाटर टू अ हाइट 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है, ठीक है, जिसमें पानी कहाँ तक भरा हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। तो जो पानी का जो लेवल है वो है 12.5 सेंटीमीटर। द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4। ठीक है, जो एपरेंट डेप्थ नापा गया है निडल का जो कि बॉटम में रखा हुआ है, तो वो कितना दिखा है, कहाँ पे दिखा है, वो ऊपर थोड़ा दिखा है और वो 9.4 पे दिखा है, वो यहाँ पे दिखा है 9.4 पे। दिस इज़ योर एपरेंट डेप्थ। ठीक है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, एपरेंट डेप्थ जो आता है वो क्या आता है, किसी का रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ दिया हुआ है, यस सर 9.4। रियल डेप्थ पता है, रियल डेप्थ कितना था, पूरा नीचे बॉटम में था, मतलब 12.5 म्यू। तो यहाँ से म्यू क्या निकल रहा होगा, तो म्यू को उधर भेज रहे हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 12.5 बाई 9.4। यहाँ पे अगर इसको काट ले तो 125 बाई 94, पॉइंट हटाए। ठीक है, ये कट रहा है क्या किसी से, तो ये डायरेक्टली चेक करते हैं इसको किससे कटेगा। ये किसी ऐसे नंबर से तो नहीं कट रहा है, इसको हम लोग डिवाइड करके प्रॉपर लिखते हैं 94 125। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स में 94 130.94 का टेबल मोटा मोटी 3 बार पढ़िए, 36 3 कैरी 27 और 3 29 296। ये कितना आ जाएगा, 4 और 10 14, ये आ गया 14। ये 3 टाइम्स में था, इसको एक बार में देना पड़ेगा। ठीक है, तो 94, तो ऑलमोस्ट 1.31 आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो वाटर आ गया वो आ गया 1.31। नाउ क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इफ़ वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाई अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। वाटर को हटा के, यहाँ पे जो पानी है, पानी को हटा करके एक नया लिक्विड लेके आ गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है अप टू द सेम हाइट पे किया गया, तब उस समय एपरेंट डेप्थ क्या होगा। तो उसके लिए अलग, बस हम लोग सारा फार्मूला तो सेम होगा, बस डाटा अलग रख रहे होंगे एपरेंट डेप्थ की जगह पे। रियल डेप्थ आज भी वही है 12.5। म्यू जो होगा, म्यू रिप्लेस किया गया है वाटर से, और ये कितना आ गया 1.63। तो 12.5 बाई 163, और एक अगर ज़ीरो में दे दूँ तो ऊपर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाए, इधर पॉइंट शिफ्ट हुआ होगा और एक और पॉइंट शिफ्ट हुआ होगा तो ऊपर ज़ीरो चला गया होगा। 163 1250 बाई 163, इसको अगर डिवाइड कर लिया जाए 1250 163, इसको डिवाइड करके आप आंसर लेते हो, वो एपरेंट डेप्थ का आ जाएगा। कब, जब दूसरे लिक्विड से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन जो है एपरेंट डेप्थ पे क्या बोल रहा है, अ मार्क एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाई 0.2 मीटर, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज़ 2 मीटर। ठीक है, समझिए एक टैंक है, इसके बॉटम में एक मार्क है, ये 0.2 उठा दिख रहा है। अच्छा, इसका टोटल डेप्थ बता रहा है 2 मीटर का। ठीक है, टोटल डेप्थ बताया जा रहा है 2 मीटर का, मतलब ये मार्क उठ के कहीं यहाँ आ गया है। तो क्या ऊपर से जब देखेंगे तो ये 2 पे दिखेगा या 0.2 ऊपर दिखेगा, मतलब कि एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.2 विच इज़ 1.8। ठीक है, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाई म्यू। ठीक है, ओके। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का निकालना ही है, मतलब यही चीज़ हम लोग को निकालना है। डेप्थ की जगह पे लिख रहे हैं 1.8 जो एपरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ कितना है 2 मीटर पे, एकदम बॉटम पे है म्यू। तो यहाँ से म्यू आपको समझ आ रहा है क्या आ रहा होगा, 2 अगर पॉइंट हटा ले तो 20/18, इसको अगर काट लिया जाए तो ये हो जाएगा 10/9। 10/9 को हम लोग 1.11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था किस पे, एपरेंट डेप्थ पे। तो एपरेंट डेप्थ समझ रहे हैं, एपरेंट डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ बाई म्यू। एक और चीज़ होता है एपरेंट हाइट। एपरेंट
हाइट। एपेरेंट हाइट क्या होता है, रियल डेप्थ को म्यू से मल्टीप्लाई करता है, समझिएगा। एपेरेंट डेप्थ निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और एपेरेंट हाइट निकालने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा एपेरेंट हाइट। एपेरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट देखिए कैसा दिखेगा। ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट है और हम लोग नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो आज नीचे है, ये ऊपर है। सपोज ये एयर है और ये कोई लिक्विड में है। यहाँ से पहला लाइट रे मार रहे हैं, सीधे सीधे ऐसे हो गया। दूसरा लाइट रे मार रहे हैं इधर, आपको पता है ये नहीं होता तो ऐसे जाता, बट किसी मीडियम में जा रहा है जिसके चलते वो झुक जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग इसको मिलाएंगे, ये ऊपर जब जाएगा थोड़ा सा, ये करेक्ट। तो आपको समझ आ रहा है, हाइट था यहाँ पे, दिस वाज द रियल हाइट, लेकिन इसको कहाँ दिखेगा, ऊपर। तो ये होता है एपेरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट। और एपेरेंट हाइट में सिर्फ रियल डेप्थ को इनटू कर दे रहा है, ठीक है, ओके। अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको कह रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब वाला और स्फेरिकल सरफेस वाला, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और ग्लास स्लैब, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले ग्लास स्लैब का देख रहे हैं और स्फेरिकल सरफेस का देख रहे हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन तो मतलब JJI है, एकदम ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में क्या है, तो सपोज वी हैव अ ग्लास स्लैब, यहाँ से एक लाइट आ रहा है, दिस इज़ आवर नॉर्मल। कोई नहीं होता तो ये ऐसे जाता, बट यू नो ये थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। अगेन वी आर ड्राइंग अ नॉर्मल, अगर कोई नहीं होता तो ये ऐसे जाता, बट वो मीडियम चेंज कर रहा है तो ऐसे चला गया। आपको दिख रहा है लाइट आ ऐसे रहा था, गया ऐसे। इन दोनों में आपको दिखेगा कि पाथ जो है वो थोड़ा बदल गया है। अगर कोई नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चला जाता, ठीक है, लेकिन ग्लास स्लैब के चलते वो ऐसे आया है। क्या यहाँ पे एक छोटा सा शिफ्ट हुआ है, इसी शिफ्ट को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट का अगर डेफिनेशन बोले तो क्या, कि इंसिडेंट लाइट में और इमर्जेंट लाइट में, देखो इंसिडेंट ये और इमर्जेंट ये, दिस इज़ आवर इमर्जेंट रे, दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे में जो डिफरेंस है, जो शिफ्ट है, जो पैरेलल डिस्टेंस है, इसी पैरेलल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन किस में, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे को हम लोग लैटरल शिफ्ट कह रहे हैं, ठीक है। लैटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला आता है, लैटरल शिफ्ट इज इक्वल्स टू, सपोज अगर इसका थिकनेस T है, ठीक है, ये एंगल I है, एंगल E है, तो यहाँ से आता है T साइन I माइनस R बाई कॉस R, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इस इमर्जेंट रे को जब पीछे बनाएं, ठीक है, इस इमर्जेंट रे को जब पीछे टानेंगे ऐसे, तो ये जो शिफ्ट आता है, इसको, इस शिफ्ट को कहते हैं, जो ऊपर बन रहा है इसको कह रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, और नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, T साइन I माइनस R बाई कॉस I कॉस R। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। लैटरल शिफ्ट का क्या है, T साइन I माइनस R बाई कॉस R, और इसका क्या है, T साइन I माइनस R बाई कॉस I इंटू कॉस R, ठीक है। ये बात हो गया किसका, ग्लास स्लैब का। ग्लास स्लैब में लाइट आता है, शिफ्ट कर जाता है, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। तो इसका डायग्राम के साथ ये फार्मूला का यूज़ आता है, फार्मूला पे भी क्वेश्चंस आ सकता है।